बंसीधर भगत जी तो बिल्कुल पार्शियल पॉलिटिक्स है उनकी। रोड के लिए हमारी जहाँ पे हम रहते हैं उस रोड का फंड पहले आ गया, रिलीज हो गया, टेंडर भी पहले पड़ गया, लेकिन उनके घर के आगे की रोड उससे पहले कई पहले बन गई, तैयार भी हो गई, जबकि उसकी प्रोसेसिंग बाद में होनी थी। तो इस तरीके से हो रही है पॉलिटिक्स, पूरी पार्शियल पॉलिटिक्स हो रही है। अभी आप देखेंगे कि वहाँ पे जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो बीजेपी बहुत ही बुरी तरीके से हार गई। माननीय बंसीधर भगत जी देखते हैं पूरा, तो वो काफी सालों से है, तो उन्होंने भी काफी डेवलपमेंट तो किया है। कहीं ना कहीं नहीं, आप देखिए उनके घर के आगे की रोड बिल्कुल बढ़िया सी बनी रहेगी। उनसे पहले जो रोडें पास हुई हैं वो अभी तक उन पे गड्ढे ही हैं। इतना बड़ा कॉलेज है हल्द्वानी का एमबीपीजी कॉलेज, अभी भी मतलब बहुत सारी चीज़ों में हमारा कॉलेज पीछे ही है। बट जो पूरा मैनेजमेंट है, वो जो सिस्टम है, वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो सब ऑन पॉलिटिकल प्रेशर से काम करते हैं। आपको हल्द्वानी में अगर चाहिए नशा, सीधे आप वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। अंकिता केस उछल गया, कितनी अंकिताएं होंगी, कितनी अंकिताओं के बारे में हमें पता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कृति तिवारी हैं जो समाज सेविका हैं और राजनेता हैं। कृति तिवारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आपने कीमती समय निकाला। कृति जी, आपने काफ़ी संघर्ष किया और आप अल्मोड़ा से बिलोंग करती हैं। कुछ अपनी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में बताइए प्लीज़। मैं जब छोटी थी तब से ही मेरा बचपन से ही मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मैं पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार थी, तो बचपन से मुझे हर चीज़ में, हर फील्ड में आगे बढ़ने का काफ़ी शौक था। तो हमेशा फर्स्ट क्लास पास करना, और इवन 10th हर क्लास मैंने फर्स्ट पास करी। और उसके बाद 12th क्लास में ही मेरी शादी हो गई थी। ओके। हाँ, और काफ़ी जल्दी पूरा चेंजेस आ गए लाइफ में अचानक से। कुछ मैं थोड़ा सा इसमें हाँ। आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा। हाँ। कुछ कारणवश कुछ प्रॉब्लम आ गई थी फैमिली में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई थी एक्चुअली। जो जिनसे शादी जो मेरे हस्बैंड हैं उनके घर वालों को मैं पसंद आ गई थी, तो वो मेरे घर आ गए थे कि ओके ओके। हाँ शादी करनी है करके। तो घर वालों ने देखा कि सब कुछ ठीक है, कास्ट वगैरह सब कुछ ठीक है, तो इसीलिए शादी हो गई मेरी। 15 दिन में मेरी शादी हो गई थी। ओके ओके। हाँ। तो शादी के बाद आप शायद हल्द्वानी शिफ्ट हो गए। हाँ हल्द्वानी शिफ्ट जी हो गए। जी, तो आपका जो मेन संघर्ष है मेरे ख्याल से शादी के आफ्टर बाद, मैरिज। हाँ। आफ्टर मैरिज शुरू हुआ। तो अपनी, जैसे आपकी शादी हुई फिर आप हल्द्वानी आए, तो उसके बाद क्या रहा, फैमिली लाइफ क्या रही और आपका जो आगे का सफर रहा कैसे रहा, थोड़ा बताइए। शादी से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि लाइफ में इतने स्ट्रगल्स भी होते हैं। शादी से पहले बस एक यही पता था कि हाँ वही स्कूल में फर्स्ट आना है, पढ़ाई करनी है। शादी के बाद सीधे लाइफ के असली स्ट्रगल्स पता चले कि कैसे चीज़ें होती हैं और क्या क्या करना पड़ता है। औरत की लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी हुई है। क्योंकि फिर उसके बाद मुझे पता चला, एक तो मेरी शादी के बाद ही मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई। शादी के एग्जैक्टली दिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी। फेरों से पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई। तो अभी भी लोगों की मानसिकता जो है कि इसके आते ही ऐसा हो गया। तो मुझे काफ़ी कुछ सहना पड़ा और काफ़ी कुछ लोगों की बातें सुननी पड़ी। और उस दिन से मेरे स्ट्रगल्स लाइफ के स्टार्ट हो गए। ओके ओके। आपने शादी के बाद अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, आपने जी कॉलेज किया, जी जी जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कैसे तो कैसे आया रुझान वो कि भैया मुझे छात्र राजनीति में जाना चाहिए? और ये 2014 की बात है। 2014 में मेरा AIEEE और PMT क्लियर हो गया था, मुझे शादी के बाद पता चला। ओके लेकिन मेरे जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था कि पढ़ाई की जा सके आगे। ओके। तो वहाँ पर वो बोलते थे कि अब शादी हो गई है, अब पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। तो लेकिन मैंने चुपचाप कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर वहीं पढ़ाई शुरू करी अपना MBPG हल्द्वानी से। तो वहीं मैंने BSc MSc कंप्लीट करी। MSc के लास्ट ईयर में तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं काफ़ी चीज़ों को देख चुकी हूँ, स्ट्रगल्स भी कर चुकी हूँ। और वहाँ पे कॉलेज में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। लाइक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी, वॉशरूम्स नहीं है, वाटर फिल्टर्स नहीं है। इतना बड़ा कॉलेज है हल्द्वानी का MBPG कॉलेज, कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज है। तो उसके बाद भी इतनी परेशानियां फेस करनी पड़ती थी। तो मेरे मन में आया क्यों नहीं मैं इलेक्शन लड़ूं। तो फिर मैंने वहाँ पे कॉलेज का इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करा। ओके।
तो जब आपने कॉलेज के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट किया तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? इनिशियली तो नहीं करा सपोर्ट, लेकिन फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करा। ओके। तो जैसे कि आपने बोला कि शादी के बाद आपको रियलिटी पता चली कि देखिए वुमेन्स की लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज होती हैं, ठीक है? और आप जब इस राजनीति में जब आपने कदम रखा तो आपको क्या लगा कि किस किस क्षेत्र में जो है विकास की ज़रूरत है? छात्र संघ चुनाव में जो है उसमें आपने क्या सोचा कि क्या क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है एज अ छात्र नेता? एज अ छात्र नेता, पहले बात तो सबसे पहले तो छात्र नेता ही नहीं, एज अ मतलब नॉर्मल इंसान भी मैं यही बोलूँगी, थोड़ा सा जो डेवलपमेंट चाहिए वो मेंटेलिटी में चाहिए। तो वहाँ कॉलेज में भी यही सब प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो अभी भी मतलब बहुत सारी चीज़ों में हमारा कॉलेज पीछे ही है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे उससे कोई मतलब ही नहीं है कि मतलब पढ़ाई ऐसा उस टाइप की कोई पढ़ाई ही नहीं हो रही है वहाँ पर। वहाँ पे जो चाहता है पढ़ना, वो उसको तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं पढ़ाना चाहते, टीचर्स तो पढ़ाना ही चाहते हैं। बट जो पूरा मैनेजमेंट है, वो जो सिस्टम है, वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो प्रॉपर जैसे कॉलेज में होना चाहिए, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। वो सब ऑन पॉलिटिकल प्रेशर से काम करते हैं। ओके। तो हाँ। आप ये बोलना चाह रही हैं कि वो पढ़ाने में सक्षम है हाँ। बट वो प्रेशर में काम कर रहे हैं? हाँ, प्रेशर में काम करते हैं, और साथ ही साथ जिन क्लासेस में टीचर की ज़रूरत है, प्रोफ़ेसर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर प्रोफ़ेसर्स ही नहीं अवेलेबल हैं। ओके। और बच्चे चाह के भी जो कोर्स करना चाहते हैं, वो तो नहीं कर पाते हैं। ओके। तो ये चीज़ें हैं। देखिए पहले जो था राजनीतिक छात्र राजनीति जो थी लोग बड़ी रेस्पेक्ट करते थे छात्र हाँ। नेताओं की। हुँ। अब जो लोगों के मन में जो है छात्र नेताओं के प्रति डर बैठा हुआ है। अब थोड़ा सा क्या है कि अब छात्र नेता जीतता है और वो बड़ी बड़ी कंपनीज फैक्ट्रीज में जाता है और हुँ। वहाँ वो चंदा इकट्ठा करता है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता क्या प्रोसेस है कि नहीं, चंदा शायद इकट्ठा। मैं ही पहली होंगी जो मैंने ऐसी ये सब चीज़ें नहीं करी। मेरे साथ में कलीग्स थे जिन्होंने मेरे साथ में इलेक्शंस विन किया था, वो सब यही सब करते थे। तो मुझे लगा कि व्हाय हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको रिपोर्ट करो, आप उसको बोलो, आप उससे बात करो कि भैया आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? आप उसके बदले में जो चीज़ें कर रहे हो, वो मुझे शायद मैं ही हूँ ऐसी फर्स्ट जिसने ये सब चंदा वगैरह या फिर कहीं कंपनी में जाके पैसे लेना, ये सब बिल्कुल नहीं करा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये सही भी है और ये जो आजकल जो छात्र नेताओं का भय बैठा हुआ है, एक आम व्यापारी जो है, एक आम नागरिक के मन में भी पहले छात्र नेता को बड़े इज़्ज़त से देखा जाता था, लोग मदद करते थे। आजकल ये है कि भैया हमने इतना पैसा लगाया है इलेक्शन में, तो हम रिकवरी कहाँ से करेंगे? तो वो रिकवरी करने के लिए जो है, वो लोग वहाँ पे जाके बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से या छोटे व्यापारियों को परेशान करते हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से जो छात्र राजनीति है वो खराब होती जा रही, क्योंकि इसे ना थोड़ा सा पैसों से रिलेटेड कर दिया जाता है। और हम इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स की मदद कर सकें, कॉलेज के लिए कुछ बढ़िया कर सकें, हुँ, हम डेवलपमेंट ला सकें। लेकिन आजकल जो छात्र राजनीति चल रही है वो ये चल रही है कि भाई पैसे कैसे इकट्ठा करें, इलेक्शन लड़के पैसे इकट्ठा होते हैं, उनके मन में ये हुँ, हुँ, हुँ। थॉट प्रोसेस है। मैम आप छात्र नेता रहीं, तो आपको किस उसमें लगा कि किस फील्ड में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं वो काफ़ी कम पार्टिसिपेट करती हैं राजनीति में, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि वुमेन्स को भी आना चाहिए राजनीति में, हाँ, छात्र बिल्कुल, राजनीति में? बिल्कुल। कॉलेज में इलेक्शंस में वुमेन्स गर्ल्स को बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेंगी, क्या प्रॉब्लम्स है। इवन छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है, गर्ल्स वॉशरूम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और आगे तभी बढ़ोगे जब आप आवाज़ उठाओगे। जब तक आप आवाज़ ही नहीं उठाओगे, और एक कॉलेज पॉलिटिक्स एक ऐसा रास्ता है जो आपको आवाज़ उठाने का मौका देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो मैम छात्र राजनीति आपने की, ठीक है? आपने काफ़ी संघर्ष किया। तो आप आगे भी समाज सेवा कर रही हैं, काफ़ी आपने समाज सेवा भी की है छात्र राजनीति के बाद। तो आपको क्या लगता है कि अभी कौन-कौन सी समस्याएँ आपका जो कालाडूंगी क्षेत्र है मेरे ख्याल से, विधानसभा जी, क्षेत्र जी। कालाडूंगी। तो आपको क्या लगता है कालाडूंगी क्षेत्र में अभी क्या-क्या समस्याएँ हैं, जो जिसका निवारण अभी तक नहीं हुआ है, जिस पे आपको काम करना चाहिए? समस्याएँ तो समस्या ही हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं।
और जैसे काफ़ी जगह पे रोड बिल्कुल रोड ही नहीं है। कालाडूंगी के अगर हम गाँव में जाएँगे वहाँ पे गाड़ी जाने तक की रोड नहीं है और ऑन रिकॉर्ड सारी रोडें हैं वहाँ पर, बट रियलिटी में प्रैक्टिकली वहाँ पे कोई रोड ही नहीं है। ऐसी जगह पे है, क्योंकि मैं तो खुद वहाँ पे जाके आई हूँ और पानी नहीं है, जबकि यहाँ पे तो कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए पानी की। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट्स के फंड्स आ रहे हैं, हाँ, ठीक है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जो बीच में मतलब मीडिएटर्स हाँ, होते हैं। जो मीडिएटर्स होते हैं वही सारी चीज़ों को गोलमोल कर देते हैं। जो चीज़ें पहुँचनी चाहिए जनता तक, अगर गवर्नमेंट कोई फंड्स रिलीज़ भी कर रही है, वो क्या कहते हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं जहाँ उन्हें पहुँचने चाहिए। वो बीच में ही गायब हो जाते हैं फंड्स और उसके बाद फिर लोग अपनी समस्या लेके ऊपर जाते हैं। ओके, फिर ये प्रोसेस चलती जा रही है, ओके, क्योंकि ओके। ट्रांसपेरेंसी नहीं है बिकॉज़। तो आपने अभी इंफ्रा की बात करी कि हुँ। रोड्स हैं, हुँ, हुँ। प्रॉपर नहीं है, पानी की हुँ, समस्या है, बिजली की हुँ, समस्याएं हैं। हुँ। तो इसका निर्धारण जो है, जो इसका निराकरण जो है, जो सॉल्यूशन क्या है बेसिकली इसका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट तो फंड्स रिलीज़ करती है। हम्म, अगर सारी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो जाए, पारदर्शिता हो जाए कि हाँ भई ये चीज़ इसके लिए आई है, ये चीज़ इसके लिए आई है, और क्या कहते हैं, जो भी बड़े हमारे अधिकारी हैं, वो इन सब चीज़ों को बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के लागू करें, तो फिर कोई हम्म, प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इस बात को मतलब कन्फर्म करना कि चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे हमें कोई चाहिए हम्म। और तभी ये चीज़ें हो पाएँगी। अच्छा, अब ये देखिए, काराडूंगी क्षेत्र मेरे ख्याल से अभी तो पूरा उत्तराखंड बीजेपी ही हैंडल करे, हुँ, डबल हुँ। इंजन सरकार है। और वहाँ पे हमारे माननीय बंशीधर भगत जी देखते हैं पूरा। हुँ, तो वो काफ़ी सालों से है, तो हुँ। उन्होंने भी काफ़ी डेवलपमेंट तो किया है, बट आपको लग रहा है कहीं ना कहीं चूक हुई है? कहीं न कहीं नहीं, आप देखिए उनके घर के आगे की रोड बिल्कुल बढ़िया-सी बनी रहेगी। उनसे पहले जो रोडें पास हुई हैं, वो अभी तक उन पे गड्ढे ही हैं। वो चल भी रही काम है। भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वहाँ ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल हम्म, बंशीधर भगत जी तो बिल्कुल पार्शियल पॉलिटिक्स है उनकी। रोड के लिए हमारी जहाँ पे हम रहते हैं, उस रोड का फंड पहले आ गया, रिलीज़ हो गया, टेंडर भी पहले पड़ गया। लेकिन उनके घर के आगे की रोड उससे पहले, कहीं पहले बन गई, तैयार भी हो गई, जबकि उसकी प्रोसेसिंग बाद में होनी थी। तो इस तरीके से हो रही है पॉलिटिक्स, पूरी हम्म। पार्शियल पॉलिटिक्स हो रही है। ओके, काफ़ी एक्सपीरियंस नेता है वो, काफ़ी नॉलेजेबल है। बट ठीक है, जब समस्याएं हैं तो पब्लिक का काम है भाई समस्याएं बोलना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 में, तो आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? चुनाव लड़ने के मुद्दों की तो ज़रूरत ही नहीं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कालाडूंगी विधानसभा में कि मतलब कोई वो ही नहीं है। अभी आप देखेंगे कि वहाँ पे जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, तो बीजेपी बहुत ही बुरी तरीके से हार गई। अभी आप देखेंगे कि वहाँ पे जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, तो बीजेपी बहुत ही बुरी तरीके से हार गई और वो बीजेपी हार गई बिकॉज़ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे इतनी मतलब आपका पॉलिटिकली इतना प्रेशर है बीजेपी का कि जहाँ जो चुन वहाँ टिकट्स तो मिल जाते हैं, जिसके पास फंड्स हैं जो उसको टिकट तो मिल जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में फील्ड में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी बीजेपी इतने मतलब औंधे मुँह गिरी है वहाँ पे। वो एक बहुत बड़ा नाम था, तब भी हम्म, वो हार गए चुनाव। बीजेपी का बहुत बड़ा नाम वहाँ पे चुनाव हार गया, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि ऑन वर्क और ऑन फील्ड कुछ भी काम नहीं हुआ है। ओके, ओके। तो आपको क्या लगता है कि अगर आने वाले में चुनाव में 2027 में आप कुछ प्लान कर रही हैं? मैं तो बस मेरा ये वो है कि मैं आगे चल के कुछ कर सकूं और चीज़ों को ठीक कर सकूं और चुनाव लड़ना या ना लड़ना, मतलब ये तो सिर्फ जो पीपल हैं वहाँ की जो जनता है वही बताएगी कि चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैं ऑन फील्ड हूँ। अब हम्म, मैं लग चुकी हूँ ऑन फील्ड और मैं अपना काम कर रही हूँ, जो भी मुझसे हो सकता है अभी जितनी मेरी सक्षम हूँ मैं वो कर रही हूँ। तो अभी जो आप काम कर रही है सामाजिक उसमें, तो पब्लिक कौन कौन सी समस्याएं लेकर आ रही है आपके पास? सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो इस नशे की प्रॉब्लम है, स्मैक की, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सा आउटर है, हल्द्वानी से काफ़ी आउटर है, तो वहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा मतलब हर चीज़ इतनी लाइटें नहीं हैं, अंधेरे में दो बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी ऐसा नहीं कि मतलब वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं वो नशा कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मैक
और नशे की बहुत इजीली वो अवेलेबल हो पूरे जा रहा है। हल्द्वानी में ही है। हाँ मतलब नहीं, कालाडूंगी साइड को इजीली अवेलेबल है। आपको हल्द्वानी में अगर चाहिए नशा, सीधे आप वहां पे कांटेक्ट करेंगे, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा। और इसको देखने वाला, इस पर कोई चीज शिकंजा कसने वाली कोई चीज नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो कोई रहा है इस एक्शन पर। नहीं हो रहा है। कोई इंसान अगर पकड़ा भी जाता है तो थोड़ी देर में वो छूट वो जाता छूट है। जाता है क्योंकि ऊपर वालों का हाथ है। और लेसन नहीं मिलेगा तो फिर इंसान सुधरेगा कैसे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैम, आपने शुरू से इतना संघर्ष किया जीवन में, और महिलाओं के लिए आप एक उदाहरण हैं। आप राजनीति में आ रही हैं। आपको लगता है कि और भी महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ताकि महिलाओं का भी काउंट बढ़े राजनीति में? जी बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि महिलाएं, मेरा ये पर्सनल सोचना है, मानना है कि महिलाएं हर चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मल्टीटास्किंग होती हैं। आप अपने आसपास भी देखेंगे, हम्म, हम हर समय से, ऐसा नहीं कि आज के समय की महिला, हम्म, पुरानी जो महिलाएं हैं वो भी हम्म, काफ़ी मल्टीटास्किंग होती हैं। बच्चे संभालने से लेके बाहर का काम, घर का काम, हर चीज़ की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा सकती हैं। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी तो वो और अच्छे से इन सब चीज़ों को कर पाएंगी, जो हम्म, कि अभी बहुत सारी चीज़ों में कमी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि हमारी पहाड़ की महिलाएं तो बहुत मेहनती होती हैं और मेहनत करने से पीछे नहीं हटती हैं। उनको भी पार्टिसिपेशन, और एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर भी मैम, हम चाहेंगे अपने चैनल के थ्रू कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी आएँ, वुमेन पॉलिटिशियंस भी आएँ हमारे उत्तराखंड से। मैम, जैसे कि अभी काफ़ी प्रचलन में चल रहा है अंकिता भट्टारी केस, जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा तो बस इतना ही कहना है कि जो भी गलत है, जो भी दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल प्रेशर में चीजें हो रही हैं, अभी हम इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं, इतने सारे चल रहे हैं, न्यूज़ चल रही हैं, वो सब ऐसा कंफर्म है कि वो एक पॉलिटिकल प्रेशर में चीज़ों को छुपाया जा रहा है। तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आज कोई भी हो सकता है, अंकिता केस उछल गया, कितनी अंकिताएँ होंगी, कितनी अंकिताओं के बारे में हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। हमारे भी घर में बच्चे हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, कोई भी सेफ नहीं फ़ील करेगा अगर इसी तरह की घटनाएँ होती रहेंगी आने वाले समय से। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। मतलब मैं एक लॉयर भी हूँ, और मैं कोर्ट जाती हूँ, और मैं कोर्ट में रोज कोई ना कोई ऐसा केस देखती हूँ। या तो वो केस कॉम्प्रोमाइज होके बंद हो जाता है, ओके। या फिर वो छुप जाता है। मैम, अच्छा, आप लॉयर भी हैं, जी जी। तो आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं मैं अभी? हल्द्वानी कोर्ट में। हल्द्वानी सेशन कोर्ट जजी। जी जी। ओके ओके, तो आप क्या है, क्रिमिनल या? क्रिमिनल, हाँ। क्रिमिनल लॉयर जी है। जी। ओके, तो आपके पास तो ऐसे मुकदमे आते रहते हाँ, हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मुकदमे आते हैं हम्म, जिसमें छोटे बच्चे से लेके बड़ा बच्चा, अब हम जैसे जो नियम है, अब वो बड़े लोगों को दरकिनार कर देते हैं कि भाई ये तो 18 साल से ऊपर हो गई है, या तो इसकी कोई बात नशे नहीं। में। हाँ, तो लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई एक जैसा ही हो। कितने लोग बस इसलिए चुप रह जाते हैं कि वही अंकिता भंडारी वाली हालत ना हो जाए उसकी। मैं तो बोलता हूँ मैम, वुमेन्स को सामने आना चाहिए। जी जी। जहाँ पे हमारे राजनेता, हमारे पॉलिटिशियंस वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये तो उनको उन सेफ्टी जो है, ये भी ये जिम्मेदारी उन्हीं की है, और हम आम नागरिक की भी है। थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी मैम। जी जी। ये जो हम लोग की जो सोच है ना, बहुत पुरानी कंजर्वेटिव सोच है, ठीक है, मैं तो तो सोच इसे बदलनी कहूंगी, बहुत ज़रूरी है। हाँ, नैरो माइंडेड जो है, लोगों की जो नैरो माइंड है, वो हम्म, थोड़ा सा उन्हें अपना सही करना चाहिए। इवन मैं आपको बताऊंगी, मैं अपना इलेक्शन 5 वोटों से जीती हूँ मात्र, अपने कॉलेज का इलेक्शन। मैं पहली महिला हूँ 40 वर्षों में जो मैरिड महिला है जिसने कॉलेज में इलेक्शन लड़ा है और जीता है। तो ओके। हाँ, 40 ईयर्स में फर्स्ट हूँ मैं। ये काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी आया था उस टाइम पे। तो मैरिड होने के बाद कॉलेज का इलेक्शन लड़ना, एक तो ये खुद में ही काफ़ी बड़ा स्ट्रगल है। उस टाइम पे मुझे पता चला, कितने लोग ऐसे बोलते थे, क्या कर रहे हो कॉलेज में, अपने घर पे जाओ, काम वाम करो। तो ये इस टाइप का उनका सोच रहता है कि भाई औरत है, शादीशुदा हो वो गई है, घर पे ही काम करे, हाँ, वो वो घर पे ही सोच। काम कर, क्यों नहीं आवाज उठा सकती, वो क्यों नहीं बोल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जब इलेक्शन था तो मैंने बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस से भी लड़ाई करी। मैं अकेली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने देखा नहीं कि पॉलिटिक्स में कितनी गंदगी हो गई है। तो पॉलिटिक्स पहली बात तो इतनी गंदी हो चुकी है, उसे क्लीन होना जरूरी है। फिर उसके बाद हम जब वहां जाते हैं, इवन हर कोई ये चाहता है कि यार कोई नया बंदा आ रहा है, पहली बात तो वो उसे बोलने नहीं देते हैं। वुमेन, स्पेशली वुमेन्स के लिए मैं बोल रही हूँ, वो उसे बोलने नहीं, वो चुप करा देते हैं, भाई तुम अपने घर पे रहो, काम करो, क्या करना है,
तुमने कॉलेज का इलेक्शन लड़के, तुमने आगे क्या करना है, ये उनका थॉट, ये उनके बोलने का तरीका होता है। और वो सब चीज़ों से लड़ना पड़ता है। मतलब हम कहते, कुछ लोग कहते हैं कि वोमेन है इजीली हो गया, नहीं, आपको एक्स्ट्रा फाइट करनी है। जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा फाइट करनी है बिल्कुल आपको, सही बात बोली आपने। देखिए, अभी तो थॉट प्रोसेस चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हमें करनी है, तो वुमेन्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है मैम, और सोच सुधारना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम लोग के थॉट बहुत बहुत ही कंजर्वेटिव है। इवन मैं ये बोलूँगा कि मुंबई इज़ वेरी सेफ फॉर वुमेन्स, वहाँ पे लोग समझते हैं। वैसे ही थॉट्स यहाँ पे भी आने ज़रूरी है मैम। अच्छा मैम, आप कर रही हैं काम, समाज सेवा कर रही हैं, अगर बाय द वे आप 2027 में आपको मौका मिले, तो आप किस किस चीज़ों में डेवलपमेंट करेंगी? जैसे कि हमें वुमेन सेफ्टी के बारे में हमने जिक्र किया, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जिक्र किया, ठीक है। तो क्या क्या और बाकी इंफ्रा के बारे में हमने डिस्कस किया, तो क्या क्या चीज़ें और आप इम्प्रूव करना चाहेंगी कालाडूंगी विधानसभा की? पहली बात तो एक वुमेन सेल होना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर, ओके, वुमेन सेल होना ग्रीवियंस चाहिए। के लिए एक वुमेन सेल होना बहुत चाहिए। बहुत सही बात है। क्योंकि वुमेन्स अपनी समस्या कहाँ रखेंगी। हम लोग अगर थाने जाते हैं, वहाँ पे मोस्टली शाम के टाइम पे जेंट्स ही होते हैं, वुमेन एक ही होती हैं, वो भी छुट्टी लेके गायब हो जाती हैं। ये तो रियलिटी है, ये तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबको ही पता है कि क्या होता है, कैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो एक बिल्कुल। वुमेन सेल प्रॉपर होना चाहिए। और जो हम कंप्लेन करते हैं, कोई भी कंप्लेन होती है, जब तक उसका सोल्यूशन ना निकले, तब तक उस कंप्लेन ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि भाई 2 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आप चेक करो, आप पता करो, किसी ने कंप्लेन करी है तो कोई रीजन ही रहा होगा। कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कितनी लड़कियां, बच्चे, हमारे वहां पे कभी एक बच्ची थी, मतलब काफी सोचने वाली बात है ये तो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम आधुनिकता की तरफ तो बढ़ गए हैं, बट हम इन सब चीजों में बहुत पीछे हैं अभी। बहुत पीछे है मैम, और इसके लिए बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अंकिता भंडारी जैसे केस जो है, हमने औरत को एक समान नहीं समझना है। जी जी। उनकी उस जब हम एक रेस्पेक्ट की बात करते हैं, हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, हम माताओं की पूजा करते हैं, और यहीं पे बेटियों की, दूसरे की बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं। ये तो बड़ी बड़ी शर्म की बात है। इसकी अवेयरनेस के लिए मैम, इसका अगर आप, जैसे आपको मौका मिले, ये कैसे, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे अवेयरनेस की जा सकती है, ठीक है, कि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़े, ठीक है, वुमेन लोग भी पार्टिसिपेट करें, और वुमेन सेफ्टी, जैसे आपने वुमेन सेल की बात करी, हाँ, ठीक एक है। वुमेन सेल और कंफर्म होना क्या किया चाहिए। जा सकता है? और क्या कहते हैं, हर जगह क्या कहते हैं, अलर्ट मोड रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कंप्लेन करी और कोई बात नहीं, होते रहता है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। नशा, आधा तो नशे ने खराब कर रखा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा आदमी ही गलत है, या फिर नहीं, लड़कियां भी काफी नशा कर रही है क्योंकि इजीली अवेलेबल है। और फिर नशे में कोई गलती अगर हो जाती है, हाँ। तो वो सीधे सीधे लड़की पे ही बात आती है। तो वो उसकी आप अवेलेबल ही क्यों कर रहे हो, जो चीज होनी ही नहीं चाहिए, जिसकी एक्सेस बच्चों के पास होनी ही नहीं चाहिए। मैं बड़ी वुमेन की तो बात तक जा ही नहीं रही है, जब छोटे आप बच्चों को ही तब वही बिगाड़ नशा दोगे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा, तो वहां पे ये इजीली अवेलेबल है। ये चीज खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, नशा की जो आपने बात की है, वो तो मैंने भी देखा है। जो स्कूल्स के बच्चे हैं, जो वो आते हैं, अभी हमारे यहाँ भी मैं देखता था, लड़के इकट्ठे होते थे, हमने उनको समझाया, और बट ये तो सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। नशा मुक्त जो है, ये बहुत गंदे तरीके से फैल रहा है हमारे उत्तराखंड में। प्रॉपर लाइटनिंग भी नहीं है वहां पे, कितनी जगह पे कोई लाइटनिंग ही नहीं है। ओके। तो वहां पे रात को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ओके, लाइटनिंग नहीं लाइटनिंग की है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस साइड को कोई लाइट नहीं है। ओके। कालाडूंगी साइड को बहुत जगह पे बिल्कुल सुनसान है। आप और रात को जाओगे तो आपको लगेगा आप कहाँ आ गए हो, पता नहीं। कोई वुमेन अगर जॉब करने जा हाँ, रही है और वो हम ही हैं, हम अगर रात को घर लेट जा रहे हैं तो हमें बिल्कुल सिक्योर पे फील होना चाहिए, ना कि हमें लगना चाहिए भाई यहाँ पे तो हम दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो फिर अनसेफ हो जाता है थोड़ा, हाँ, अनसेफ फील डर बैठ होता जाता है, है मन जी में। जी जी। और वैसी जगह पे लोग नशा करके बैठे हुए हैं, और तो वो फिर और अनसेफ फील होना कंफर्म बिल्कुल ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये समस्याएं जो हैं, ये हमारे जो करंट जो विधायक हैं उनके पास नहीं गई हैं, या फिर वो नहीं उस पर एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उनका कोई मतलब ही नहीं है ना। हम्म। उन्होंने अपना काम करना है, उन्होंने फंड्स इकट्ठे करने हैं, बस हो गया। और अपने आगे उन्होंने, जैसे आपने सुना होगा आजकल नेपोटिज्म, हाँ, नेपोटिज्म। यहाँ पे भी वही चलता है। बस अब उन्होंने अपने बच्चे को क्या कहते हैं आगे लाना है, और बस वही करना है, अभी तो फोकस वही है। वही फोकस है। और आपको क्या लगता है मैम कि आने वाले 2027 में आप किसी पार्टी से जुड़ेंगी, या इंडिपेंडेंट आप कुछ करना चाह रही हैं? मैं ये चाहती हूँ कि
अगर कोई भी पार्टी या नई पार्टी, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा पर्सनल ये रहता है कि जो जैसे भी करके चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मेरा फोकस वो है कि जैसे आपने बोला रोड इतने गड्ढे हैं कि मतलब इतने गड्ढों में रोड ढूंढनी पड़ रही है कि रोड मैं कहाँ है गड्ढों में। अभी एक 13 साल के बच्चे की भी तो जान गई है। जी जी जी, तो वो इसी वजह से अभी वो उन्होंने काम करा। अब अगर वो बाइक से जा रहे हैं, वहां पे दूसरी गाड़ी रुकी हुई है और वो गड्ढे में सीधे, आप उसे ढक भी तो सकते थे। ढंग से। जब आपने उसमें काम करा तो उसे प्रॉपर आप बंद भी तो कर बिल्कुल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, अभी भी मतलब आज भी, अभी मैं अपने घर से आ रही हूँ और वहां पे भी यही, रोड में चलने लायक, गाड़ी की चलने लायक जगह नहीं है। वो स्टेट हाईवे है मेरे घर के आगे, अच्छा। और वो उसमें चलने की जगह नहीं है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे बचे हुए, रोड नहीं बची हुई है। ओके। ये तो बात रही आपकी कि डेवलपमेंट की, क्या क्या डेवलपमेंट हम्म। होना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं लगता कि कुछ कंपनीज भी आनी चाहिए, जी बिल्कुल, कॉर्पोरेट थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के हाँ, लिए एम्प्लॉयमेंट के, एक रोजगार के लिए? हाँ, क्यों हम एम्स को दूर बनाना चाहते हैं? हम यहाँ क्यों नहीं बना रहे? हमारे पास एचएमटी की जगह है, हमारे पास काफी स्पेस है, हमारा पूरे बसानी कालाडूंगी पूरी स्पेस भरी हुई है, और गवर्नमेंट कितनी वहाँ पे लैंड है, तो वहाँ पे आप क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना रहे हो जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले? क्यों आप लोगों से, लोग दिल्ली जा रहे हैं, लोग इतनी दूर दूर जाते हैं अपने गाँव घर को छोड़कर, बिल्कुल आप यहीं बिल्कुल। पे कुछ करवाइए, यहीं पे कुछ कीजिए, एम्स यहाँ पे भी तो बन सकता है। इतनी गवर्नमेंट की जमीन खाली पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट से तो हम दरखास्त करेंगे कि एचएमटी फैक्ट्री इतने दिनों से खाली पड़ी है, हाँ अगर हम आईटी हब, अगर आईटी हब ही बना दें, जी बहुत जी। बहुत स्पेस है एचएमटी में, अगर आईटी हब बना दें, ठीक है, और पहाड़ों में इतनी ज़मीनें पड़ी है, वहाँ पे पलायन रुक जाएगा। हाँ, फैक्ट्रीज अगर हम आप कुछ अल्मोड़ा में बनाइए, आपके पास सारी सुविधाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, आप अल्मोड़ा में बनाइए आईटी। हम वहाँ क्यों जाएं? हम दिल्ली क्यों जाएं? हम बाहर क्यों जाएं उत्तराखंड से? बिल्कुल बिल्कुल, पलायन तो बढ़ रहा है, लोग रोजगार की तलाश में जा रहे हैं बाहर। कितने लोग बचे हैं अब गाँव में? हाँ, गांव कुछ में भी तो नहीं बचे ही बचे नहीं हैं। हैं। और फिर हम बोलते हैं कि पहाड़ हमारी धरोहर है। हाँ, ये सिर्फ मेरे को लग रहा है जुमलिया बातें हो गई हैं, ये सिर्फ हम बातें ही कर रहे हैं, इस पे कोई कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं एक्शन है, नहीं है, कोई कोई, एक्शन नहीं हो रहा हाँ। है। ओके। गांव पे आप जाओगे, आपको रोड नहीं मिलेंगी, तो इंसान क्या करेगा? परेशानी है। एक औरत अगर उसका, वो प्रेग्नेंट औरत है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो उसके लिए भी उन्हें पहले चारपाई से वहां तक पहुंचाना पड़ता है जहां तक गाड़ी पहुंचेगी, फिर वो गाड़ी में बैठेंगे, फिर वो जाएंगे। इतना सब कुछ फंडिंग है, सब कुछ है, सारी हॉस्पिटल्स सुविधाएं, नहीं है। हॉस्पिटल्स नहीं है। हॉस्पिटल तो सोचिए, रोड ही नहीं है, फिर रोड ही आप नहीं रोड से है, पहले हॉस्पिटल तक, फिर वहां से आप एम्बुलेंस करके यहाँ पहुंचेंगे हल्द्वानी में, तब तक तब तो फिर बचेगा नहीं पेशेंट। क्या होगा? कैसे होगा? मतलब छोटी छोटी चीजों में भी इंसान को फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल मैम। आपको लगता है मैम, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में जो मेल और फीमेल रेशियो है, हम्म। फीमेल रेशियो थोड़ा घटा है एज कम्पेयर हम्म। टू मैन रेशियो, इसका क्या कारण हो सकता है? फीमेल और मेल रेशियो कम होने का सबसे बड़ा कारण है, जो आपने बोला, नैरो माइंडेड लोग हो गए हैं काफी, उनका दिमाग फीमेल फीटिसाइड हो रहा है। चुपचाप अल्ट्रासाउंड्स हो रहे हैं और पता लगता है ज्यादा पैसे लो और अल्ट्रासाउंड करो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ऐसे नामी गिरामी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसे देकर पीछे के रास्ते आप अल्ट्रासाउंड कराओगे और पता चलेगा फीमेल है। और फिर वो, अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी, बच्ची छोटी सी, उन्होंने उसे गार्बेज में फेंक दिया। हाँ देखा था हमने हाँ, वो। वो मतलब इतना, मैं उस कालाडूंगी दिन खाना आपके, नहीं खा पाई, कालाडूंगी का मतलब ही था शायद वो। हाँ, मुझे इतनी परेशानी हो गई, मतलब मैं आपको, मतलब मैं बहुत ही परेशान हो गई सोच के कि कैसे कोई निर्दयी इतना हो सकता है। ये सोच की तो बात है ये कि भाई सोच की लड़की बात हो है। गई है और ये सब चीजें, आपने तो लड़की को, और वो भी कहाँ फेंका था आपने? नाले, हाँ मतलब, नाले में फेंका था। आप एक तरफ से आप नवरात्रे आएंगे अभी, और फिर आप आप उनका माता की पूजा पूजा करेंगे करोगे, कोई नवरात्रि में पूजा। दिक्कत होगी, आप माता का वो क्या कहते हैं, जगराता लगाओगे, तो ये तो बहुत ये ही, बड़े शर्म की बात है कि हम इस मेंटलिटी में जी रहे हैं कि लड़कियां पैदा हो रही हैं और हम उसको कचरे में फेंक दे रहे हैं। हाँ बड़े शर्म मतलब की बात है ये। सोच के, मतलब ये तो दिल दहला देने वाली घटना हाँ, है और कि एक इतने ये, बच्ची, और ये एजुकेटेड लोग भी करते हैं, मैं आपको सही बताऊं, ये एजुकेटेड लोग भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है मैम। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि समाज में वुमेन एम्पावरमेंट से लेके आपका बहुत सारी चीज़ें, सचेतनता की ज़रूरत है, ठीक है। तो और आपको क्या लगता है कि पहाड़ों में, जैसे ये टूरिस्ट प्लेस है, हमारी उत्तराखंड टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, और कहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है? आपको क्या लगता है? जैसे आईटी हब है, आपने बोला कि हाँ, यहाँ पे फैक्ट्रीज आप आनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, यहाँ पे सारी सुविधाएं आप, जब आप कर सकते हो, आप सक्षम है, हमारी गवर्नमेंट इतनी सक्षम है, क्योंकि मुझे लगता है उत्तराखंड देवभूमि है, और सबसे ज्यादा जो सेंटर से फंडिंग होती है फंडिंग अच्छी वो आती है। उत्तराखंड में ही होती है।
तो जब आपके पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं, आप यहीं पे सब कुछ डेवलप करो ना, बाहर जाएंगे, टूरिस्ट आ रहे हैं, हर चीज की प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, कौन आ रहा है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना, इतना ज्यादा आप इस चीज को खराब करो, क्योंकि आप चीज अगर आप टूरिज्म को भी एक्सप्लॉइट करोगे तो ले दे के वो आने वाले समय में खराब ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बेटर है कि आप हर चीज को प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन के साथ, हर चीज को प्रॉपरली आप वॉच करो, सब चीजें अगर गवर्नमेंट देखे तो सब चीज अच्छे से हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसी जगह है, सब कुछ है, हमारे पास तराई भी है, हमारे पास पहाड़ भी हैं, पहाड़ भी हर है। तरीके का हमारे पास है, हल्द्वानी गेटवे ऑफ कुमाऊं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही मैम हैं। आपको लगता है कि जैसे कि अभी हमारा पहाड़ काफ़ी ट्रैवल डेस्टिनेशन है, नीम करोली महाराज जी हैं, जी जी जागेश्वर धाम है, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह केदारनाथ है, तो जो बाहर के लोग आ रहे हैं जी जी वो थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ पे आके। व्यवहार सही नहीं है उनका जी लोकल जी लोगों के प्रति, और जो वो अपना कल्चर, जो वहाँ पे का कल्चर है, वो यहाँ पे लाने की कोशिश करते जी, हैं। मतलब ये तो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो पहली बात तो एंट्री ऐसे तो बैन ही कर देनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। अब वो आ रहे हैं, मैं किसी चीज को वो नहीं करती कि भाई नहीं आप रील्स मत बनाओ, अब ये सब ना करो, लेकिन आप क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो। अभी मैंने नए साल की मैम रील देखी हाँ कुछ हाँ लड़कों की, हाँ उन्होंने पूरे कपड़े उतार रखे थे हाँ, वही मैं और कह रही हूँ ना। नैनीताल रोड पे डांस कर रहे थे, वो लेटे हुए थे। नहीं वही तो, उसके लिए एक वॉच रखना चाहिए ना, आपको बिल्कुल। ध्यान देना चाहिए, हम्म, हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, हमारी पुलिस क्या कर रही है, अभी गायब है। अगर कुछ मैं तो कह रही हूँ छोटी सी बात पर वो किसी को जेल डाल देते हैं, हम्म, और कोई बहुत बड़ी बात भी कर रहा है उसके बाद भी वो कोई उन एक्शन पे नहीं ले एक्शन रहा नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा जो कानून व्यवस्था है उसको भी सुधारना बहुत हाँ जरूरी है। ठीक है, जैसे यूपी में हमारे योगी जी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हाँ, वैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना बहुत यहाँ पे जरूरी है। स्ट्रिक्ट, क्योंकि अगर आप, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ हम्म, लोग आ रहे हैं तो वो मंदिर तो जरूर जाएंगे, बिल्कुल अवश्य जाएंगे कि मंदिर तो उन्हें जाना ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हर चीज, कपड़े पहनने से लेके हम्म, आप क्या कर रहे हो, आपको सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अभी बिल्कुल कैची धाम के आसपास इतने हाँ, नए नए होटल्स खुल गए हैं, काफी लोग रात को शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, और सुबह वो बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल। सब चीजें तो ये बहुत चीज तो ज्यादा, हमने भी देखी है कि हाँ ये बहुत ज्यादा लोग शॉकिंग है ये। ये बड़ा शॉकिंग है कि लोग ऐसी, हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है ये चीज। तो ये चीज तो पब्लिक को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए। पब्लिक को अवेयर हम्म, होने के साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि इतने एरिया तक जब अलाउड नहीं है तो कैसे आ रही है चीजें, कैसे हो रही हैं। कैसे आ रही है ये चीजें, बिल्कुल सही बात है। हर जगह का, मैं यहीं का नहीं कह रही हूँ, मैं जागेश्वर को तो ले लो। मैम ये बोलूंगा कि हर कोई अपना जॉब सही से करे ना, हाँ, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आई ना। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अपना जॉब सही से नहीं कर रहा है। कोई कोई भी नहीं कर रहा है, और साथ में देर इज नो वॉच, देर इज नो वन नो टू वॉच, टेक केयर ऑफ कि क्या चीज अच्छे से हो रही है या क्या क्या नहीं हो नहीं हो रही है। सही बात है आपकी, तभी वो बुक्स में ही रह जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती रही। है चीजें। हाँ मैम जो भागीदारी है वुमेन्स की वोटिंग परसेंटेज में, ठीक है, तो वो आपको लगता है कि बड़ी है एज एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, इस कुछ बड़ी है, लगता है आपको आने वाले सालों में कुछ बड़ी है? आने वाले सालों में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कम हो गए हैं, कम हो गई है? कम हो गए हैं। सही बात है, कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि वुमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़े? ठीक क्योंकि है। वुमेन्स को अपनी पावर का पता ही नहीं है, वुमेन्स को अपनी वोटिंग पावर का पता ही नहीं है, उन्हें अवेयर करना है कि आपकी वोट से कितना चेंज आ सकता है। तो वो सब चीजें करना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना, उनको बताना, ये सब चीजों के बारे बिल्कुल में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैम ये 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें आपने कुछ सोचा है कि आप एक छात्र नेता रह चुकी हैं, एक समाज सेवी रह चुकी हैं, तो आप सोच रही हैं कि कुछ और इतनी समस्याएं आपको पता है, आप डेली जूझ रही हैं, डेली कुछ ना कुछ आप समस्याओं का निदान कर रही है, पब्लिक आपके पास आ रही है, तो आपने कुछ सोचा है कि मैं भी एज अ एमएलए मैं खड़े हूँ किसी पार्टी से, या इंडिपेंडेंट, कुछ सोचा है आपने ऐसा? जो अभी जो समस्या है वो सबसे बड़ी हम्म, अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हमारे उत्तराखंड में, इवन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कालाडूंगी में बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं, बट वो अनएम्प्लॉयड हैं। अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं यहीं जॉब करना, बट उनके बिल्कुल पास ऑप्शंस नहीं है, उनके पास कोई चांस नहीं है कि वो यहाँ पे अपना प्रतिभा को दिखा सके। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये है, इसके लिए कुछ ना कुछ मैं चाहती हूँ, कि यहीं पे कुछ ऐसी चीज बनाई जाए, कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया जाए कि हम्म, उन्हें बाहर जाना ही ना पड़े। बिल्कुल सही बात है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर। जब, पलायन और हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गलत दिशाओं की ओर जा रहा है जो हमारा जो युवा है, बिल्कुल बिल्कुल, और नशा भी साथ बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में। उसी वजह से वो प्रेशर। कुछ लोग को लगता है कि नशा करने से हम जो प्रेशर हमें पड़ रहा है सोसाइटी का वो वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा, नहीं नहीं पर वो उन्हें पता नहीं है वो किसी और, किसी
कहीं गलत जगह पे फिर बहुत उनको डाउन। हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर उनको हाँ। रिहैब में डालना पड़ता है मैम। ठीक है मैम। मैम आपने कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो आए, आपका धन्यवाद। कृति मैम आप हमारे स्टूडियो आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने कीमती समय निकाला। तो दोस्तों ये थी कृति तिवारी, जो एक समाज सेवी है और एक छात्र नेता है। आने वाले समय में भावी राजनेता भी होंगी, हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। और दोस्तों नेक्स्ट वीक देखिए हमें नए चेहरे के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल बैठक अपनों की। धन्यवाद।